गोरखा हित सर्वोपरि। जो दोस्ती हमारी उनके साथ में है, हम तो ऐसे जाते हैं जैसे हम अपने घर में जा रहे हो कह करके, वो ऐसे आते हैं जैसे अपने घर में आ रहे हैं। ऐसा होता है कभी? हमारा जनरल साहब जो है वहाँ जाकर के वहाँ का जनरल बनता है, वहाँ का जनरल साहब यहाँ के जनरल साहब बनता है। क्या इससे बढ़िया हो क्या सकता, मुझे बताइए ना। ये मित्रता तब खत्म होगी जब रामायण की कथा खत्म हो जाएगी, महाभारत की कथा खत्म हो जाएगी, बुद्ध की कथा खत्म हो जाएगी, तब जाकर के हमारा उनका रिश्ता खत्म होगा। ये दो चार आदमियों के कहने से हमारा रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है। सागर माता वहाँ है और सागर यहाँ है। जब तक ये सागर जिंदा है और जब तक वो सागर माता जिंदा है, हम लोगों का रिश्ता बना रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता है। दोस्ती करना बुरी बात थोड़ी है। कोई क्या मिलेगा दुश्मनी करने से, मुझे बताइए। ओछापन न दिख रहा है, यही मैं अनुभव करना चाहूंगा सबसे, चाहे भारत हो चाहे नेपाल। नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के ऐसे कार्यक्रम जो न केवल खबरों से जुड़े हो बल्कि आपको हकीकत तक उसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाए उसकी एक वानगी पेश करे। आज हम बात करेंगे भारत नेपाल संबंधों के बीच जो रोटी और बेटी का रिश्ता कहा जाता है, उसके पीछे की असल कहानी क्या है, इसकी प्राचीन क्या आस्थाएं हैं और इस पूरे वाक्य से हम कैसे रूबरू हो सकते हैं, इस तक वीर गोरखा पहुंचा है। देहरादून के जो वीर योद्धा हैं जिन्होंने खलंगा युद्ध में अपने ज़बरदस्त जाबाजी के चलते दुनिया भर में लोकप्रियता पाई, उन्हीं के वंशज हैं कर्नल भूपेंद्र छेत्री जी। आज हमारे साथ वो मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे पूरे मुद्दे पे कि रोटी और बेटी का जो रिश्ता है उसकी हकीकत, उसकी वानगी, उनका इतिहास क्या है। सीधे देहरादून से जुड़े हैं कर्नल भूपेंद्र सिंह छेत्री जी। भूपेंद्र सिंह छेत्री जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि नेपाल भारत के रिश्ते अभी तल्ख हैं, लेकिन भारत सरकार का स्टैंड है कि जितने भी दुश्मन दो देशों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिशें करें उनको नाकाम करेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय गोरखा भी ये मानता है कि भारत सरकार के साथ उनको स्टैंड में उनके साथ खड़े होना चाहिए। एक बात आती है कि रोटी बेटी का रिश्ता दो देशों के बीच, ये क्या कहानी है सर, इसकी पुरानी मान्यताएं क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो छोटा सा खटास आ रखा है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो विद्रोही हैं उन लोगों का षड्यंत्र है ये, और इस षड्यंत्र से हम भारतीय गोरखाओं को सचेत रहना चाहिए और हमको भारत के आन बान और शान की रक्षा के लिए निछावर होने के लिए तैयार होना चाहिए। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब आप बोल रहे हो कि हमारी प्राचीन या पौराणिक रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, तो मैं इस संदर्भ में जाने से पहले दो तीन बातों को स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये है, हमको नेपाल और भारत को जब हम इस बात को कर रहे हैं तो ये नहीं कहना चाहिए कि आज के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि अनंत काल में क्या था। इसके लिए आपको कल्पना करना पड़ेगा। आज का जो भौगोलिक स्थिति है कुछ और है, शायद उस समय पर कुछ और रहा होगा, तो उसके लिए परिकल्पना करना पड़ेगा आपको, पहला बात तो। और दूसरा बात, प्राचीन 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 पुराना 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 बोलते हैं। कितना पुराना भाई? 1 साल, 2 साल, 100 साल, 1000 साल, 5000 साल, कितने साल पहले की बात है ये। तो जब तक हम उसकी जड़ में नहीं जाएंगे तब तक इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं सबसे पहले भारत, महाराजा भरत, जिसके नाम से भारतवर्ष नाम आया है, मैं वहाँ से अपने बात को शुरू करना चाहूँगा। महाराजा भरत, उनके संतान शांतुनी, शांतुनी का संतान भीष्म पितामह, भीष्म पितामह का भीष्म प्रतिज्ञा, और उसके बाद कौरव और पांडवों का राज होना, और उसके बाद कौरव एंड पांडवों के चचेरे भाइयों में द्वंद्व होना, झगड़ा होना या किसी किस्म का द्वेष भावना पैदा होना, और उसके बाद
दुर्योधन जो राजा थे उन्होंने पांडवों को 12 साल के लिए वनवास में भेज दिया। उसमें ये बताया गया कि आप 11 साल तक तो कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन 12वें साल आपका गुप्त वनवास होगा, और उस गुप्त वनवास के टाइम पर अगर जब दोबारा पकड़े गए तो आपको दोबारा फिर 12 साल के लिए वनवास से जाना पड़ेगा। यानी कि सांप और सीढ़ी का खेल खेल दिया उसने। अब ये लास्ट गुप्त काल पर वनवास पर ये पांडव जो थे सबके सब विराट नगर में पहुँचे, जो कि आज विराट नगर जो है आज नेपाल में है, और उन्होंने अपना आखिरी साल वहाँ पर बिताया। चूँकि युधिष्ठिर बहुत सत्यवादी थे तो उन्होंने बोला मैं तो चुपचाप कौन में बैठ जाता हूँ, मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकता हूँ। भीम और द्रौपदी किचन में मतलब कुक हाउस में काम करने, रसोई में काम करने लगे, रसोईया बन गए और उनका चूल्हा बर्तन करने लग गए। और अर्जुन जो है महाराजा विराट के परिवार के सदस्यों को, बच्चों को नृत्य सिखाने लग गए, और नकुल और सहदेव जैसे दोनों अस्तबल में जाकर के घोड़ों की सफाई, घोड़ों का लीद वगैरह साफ करने के काम पे लग गए। इस प्रकार उन्होंने अपना गुप्त काल को चुपचाप वहाँ बिताया। लेकिन दुर्भाग्यवश महाराजा विराट के जो साला साहब थे, साहबजादे किच्चक, उसकी कुदृष्टि पड़ गई द्रौपदी के ऊपर और वो उसको तंग करने लग गया। तो द्रौपदी ने भीम से इसका शिकायत किया, तो भीम ने बोला रुक जाओ, अभी हम गुप्त काल में हैं, आने वाले समय पर मैं इसको पाठ पढ़ाऊँगा। तो जब आखिरी समय आ गया, वो गुप्त वनवास खत्म हो रहा था, तो द्रौपदी को बोला भीम ने आज शाम को किच्चक को बुला लो और तुम बोलो कि मैंने बुलाया, अब मैं देखता हूँ इसको। और किच्चक जो है रात को बड़ा खुश होकर आया कि द्रौपदी ने मेरे को बुलाया है कह करके। लेकिन वहाँ पर भीम जो थे खुद द्रौपदी का ड्रेस पहन करके बैठे हुए थे, और उस जगह पर उसने किच्चक का वध किया। मल्लयुद्ध हुआ, उस मल्लयुद्ध में वध किया। तो जब वध हुआ तो महाराजा विराट नगर को पता लगा कि किच्चक का वध हो गया, वो तो बहुत शक्तिशाली था। तो उसने कहा हो न हो इसको मारने वाले केवल भीम है, और भीम के सिवा इसको कोई नहीं मार सकता है। तो ये भेद खुल गया। लेकिन चूंकि तब तक वनवास खत्म हो चुका था तो भेद खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, और थोड़ा सा महाराजा विराट नगर को शांति भी मिली कि इस नालायक आदमी से हमको छूट मिल गया। हालांकि वो उसके वाइफ का छोटा भाई था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अच्छा हुआ इस मुसीबत से टल गया हमारे दिल से। तो अब यहाँ पर मैं बताऊँ, यहीं पर आके बात बनती है, रोटी बेटी का रिश्ता जो यहाँ से बनता है मैं बताना चाहता हूँ। अब महाराजा विराट नगर ने अर्जुन से प्रस्ताव रखा कि आप मेरे लड़की जिनका नाम उत्तरा था उससे शादी कर लीजिए। तो अर्जुन ने बोला कि लड़की तो मेरे लड़की के समान है, तो मैं तो इसे शादी नहीं कर सकता हूँ। आप चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो मेरे लड़का अभिमन्यु से की शादी हो सकती है। और इस प्रकार से विराट नगर के राजा की पुत्री राजकुमारी को पांडवों के जो पुत्र थे अभिमन्यु उससे शादी हुआ, और वहाँ से चंद्रवंश का वंश चला है। और अभिमन्यु और उत्तरा से परीक्षित का जन्म हुआ, और वहाँ से चंद्रवंश का रघुकुल वंश में चंद्रवंश का वहाँ से स्थापना हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रिश्ता है हम लोगों का। और महाभारत का नींव भी हुई रखा गया है इसी के बाद। अब ध्यान से देखेंगे, महाभारत यहीं से युद्ध शुरू हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ, उनके पुत्र भगवान राम, और उधर जनकपुर के राजा उनकी पुत्री जानकी, जिनको माता सीता भी बोलते हैं, इन दोनों का विवाह भी हुआ है। और उनके विवाह के बाद वहाँ धनुष तोड़ा गया जनक के राजधानी में, और धनुष तोड़ने के बाद में रामायण के युद्ध का नींव रखा गया वहाँ पर। आप ध्यान से देखेंगे तो रामायण का युद्ध का नींव भी वहीं रखा गया है। और उसके बाद उससे लव और कुश का जन्म हुआ, और उसके बाद रघुवंशी या सूर्यवंशी जो भी बोलते हैं उस वंश का वहाँ से स्थापना हुआ है। तो ये भी रोटी बेटी का रिश्ता ये है। सिद्धार्थ नगर के राजकुमार सिद्धार्थ, जिसको कि हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, सिद्धार्थ जो है इधर
सिद्धार्थनगर के रहने वाले थे, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। अब हिंदू मान्यता के मुताबिक जब बड़ी लड़की का प्रसव होता है या बच्चा पैदा होता है, अमूमन वो अपने मायके में जाती है बच्चे को जन्म देने के लिए। तो वो अपने मायके जा रही थी। सिद्धार्थ की माता, जिसको कि बुद्ध की माता, जिसका नाम की माया देवी है, वो माया देवी जा रही थी अपने मायके में अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, ताकि वहाँ जा कर के अपने माँ के सामने, अपने बाप के सामने, अपने बुआ है, चाची है, ताई है, मौसी है, सब लोग उसको देखभाल करेंगे कि एक मान्यता है हिंदू धर्म के मुताबिक। तो वो जा रही थी, रास्ते में लुम्बिनी में जा कर के उनका जन्म हुआ, जो कि आज नेपाल में है, और वहाँ से बुद्ध धर्म का शुरू हुआ है। अब आपने जो सवाल किया है मेरे से कि क्या है हमारी मित्रता खत्म हो जाएगी, मैं कहना चाहता हूँ ये मित्रता तब खत्म होगी जब रामायण की कथा खत्म हो जाएगी, महाभारत की कथा खत्म हो जाएगी, बुद्ध की कथा खत्म हो जाएगी, तब जाकर के हमारा उनका रिश्ता खत्म होगा। ये दो चार आदमियों के कहने से हमारा रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है। क्या बात है सर, बहुत ही इतना अच्छा और इतना बढ़िया इसको रिलेट किया है सर ने। महाभारत से जो कहानी, रामायण की जो कहानी, हमारे रग रोगों में बुद्ध जी के प्रवचन जो शामिल हैं, कहीं ना कहीं सर आपको इसमें एक एंगल ये भी लगता है कि बहुत ही समृद्ध दो देशों की एक सनातन परंपरा रही है, बौद्ध धर्म के भी उसमें परंपरा शामिल रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पुरानी जो चीज़ें हैं इसको ही लेके, चाहे नेपाल में हो या भारत में हो, ऐसे तत्व शामिल रहे हैं जो हमेशा एक सनातन के खिलाफ एक जो लॉबी करते हैं। देखो, सनातन धर्म के ऊपर तो प्रहार तब से हो रहा है, ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा, और छोटे छोटे लोगों के बातों में बहकाव में आकर के गलत कदम नहीं उठाना किसी ने भी, ये मैं कहना चाहता हूँ जी। और सर जिस तरह से आपने काफ़ी महाभारत से जोड़ दिया, रामायण से जोड़ दिया और भगवान बुद्ध जी से जोड़ दिया, क्या ऐसा संदेश आप देना चाहेंगे जो सीमा के उस पार नेपाल में जो हमारे भाई बहन हैं, भाई बहन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता है, नाराज है, बात समझ में आती है, उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए? इतनी पुरानी जो हमारी आज तक रोटी बेटी का जो रामायण, महाभारत और भगवान बुद्ध से जो रिश्ता बना हुआ है, उन तक क्या मैसेज देंगे पुरानी कहानी का हवाला दे के कि तब से हमारा रिश्ता है जब रामायण की कथा थी? मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा, ये इन छोटी छोटी बातों को छोड़ दीजिए कि हमने तुमको पेट्रोल दिया, तुमने हमको ये दिया, हमने उनको दिया, नहीं, ये भाइयों में ऐसी बातें नहीं होती हैं। भाइयों में इस प्रकार की बातें नहीं होती है, मैं बताना चाह रहा हूँ। हमने क्या दिया, उन्होंने क्या दिया, छोड़ो इस बात को। लेकिन यदि वहाँ पर सागर माथा है, सागर माथा का मतलब सागर का माथा, सागर माथा वहाँ है और सागर यहाँ है। जब तक ये सागर जिंदा है और जब तक वो सागर माथा जिंदा है, हम लोगों का रिश्ता बना रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता है। ये क्या बात करते हैं कि मैंने तेरे को पेट्रोल दे दिया, मैंने तेरे को पानी दे दिया, मैंने तेरे को जल दे दिया, मैंने तेरे को ये दे, क्या बात कर रहे हैं? ये बातें थोड़ी होती है। जब मैं ये बात बता रहा हूँ, सागर माथा नाम रखा हुआ, हिमालय का पूरा नाम रखा हमने सागर माथा, और समुद्र का हमारा नाम रखा है सागर। इन दोनों का रिश्ता आपस में है हम लोगों का। यहाँ से हवा उड़ के जाता है, माथा में टकराता है, टकरा करके बारिश होती है, उस बारिश से पूरा हिंदुस्तान जो है और नेपाल जो है और ग्रेटर इंडिया जो है सब सिंचित होता है, प्यास बुझाता है। ऐसे ही यहाँ से उड़ता जाता है, वहाँ से टकराता है, बह के यहाँ आता है, ऐसा रिश्ता है। आप इस छोटे छोटे बातों में भिड़ रहे हैं, क्या चीज़ है ये? कुछ नहीं है। हम जान दे रहे हैं, भारत के आन बान और शान के जान से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। हम दे रहे हैं, इस छोटी छोटी बातों को करके हम अपने आप को ओछापन न दिखाएं, यही मैं अनुरोध करना चाहूँगा सबसे, चाहे भारत हो चाहे नेपाल हो। सर जिस तरह से आपने एक महाभारत की कहानी सनातन की परंपराओं से जोड़ दिया भारत नेपाल के रिश्तों को, जैसे ही ये इंटरव्यू शामिल होगा, जैसे ही वेबकास्ट होगा, तो आपको लगता है कि आपके विरोध में भी लोग आवाज़ तो उठाएंगे, बोलेंगे ये क्या है, आप तो भारत नेपाल की दोस्ती करना चाहते हैं, जबकि जो असल दुश्मन है देश के भीतर हो या नेपाल में भी जो भारत नेपाल के संबंध नहीं चाहते, वो तो आपको बिल्कुल निशाने में ले लेंगे, बोलेंगे हम तो इनकी दोस्ती तोड़वाना चाहते हैं, और ये कर्नल साहब इनकी दोस्ती को पुराने हवाले दे के वापस घना जोड़ना चाहते हैं। देखो, दोस्ती करना बुरी बात थोड़ी है कोई,
क्या मिलेगा दुश्मनी करने से, मुझे बताइए। आपके भी नाखून टूटेंगे, हमारे भी नाखून टूटेंगे, आपके भी दांत टूटेंगे, हमारे दांत टूटेंगे। क्या फ़ायदा खटास करने से? दोस्ती करो ना, मज़ा ही मज़ा आएगा। मतलब जो बोलना चाह रहे हैं उनको बोलो, मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ। जिसकी इच्छा में जो आएगा बोलेगा मेरे लिए, इसमें तो मैं कुछ किसी को बोल नहीं सकता। लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल, विवेक का इस्तेमाल करो कि क्या हम लोग एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं? हम तो अनुज हैं भैया, एक दूसरे के गले लगा के रहेंगे तो मज़ा ही मज़ा आएगा। हमें कोई तकलीफ नहीं होगा, ना आपको होगा ना हमको होगा। ठीक है, आप एक स्वतंत्र राष्ट्र है, आप स्वतंत्र राष्ट्र का क्या बोलते इंजॉय कीजिए। हम एक स्वतंत्र राष्ट्र है, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र का इंजॉय कर रहे हैं भारत में। लेकिन ऐसा कहीं नहीं दुनिया में भाई जो दोस्ती हमारी उनके साथ में है। हम तो ऐसे जाते हैं जैसे हम अपने घर में जा रहे हो कह करके, वो ऐसे आते हैं जैसे अपने घर में आ रहे हैं। ऐसा होता है कभी? यहाँ वीज़ा दो, यहाँ स्टैंप लगाओ, यहाँ इमिग्रेशन देखो। मैं 4 बार अमेरिका गया, मुझे पता है क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे को। और यहाँ जाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये भी विदेश है वो भी विदेश है। तो इतना बढ़िया जगह है, इतना बढ़िया रिलेशन है, इतना बढ़िया समावेश है, और फिर भी आप तोड़ने को लगे हुए। तो भैया भगवानी मालिक है, मैं तो ये कहूँगा दोनों के लिए, दोनों ही कर। तो सर, जिस हिसाब से आप सैन्य सेवा से जुड़े हुए हैं, एक आला रैंक में आप पहुँचे, सर भारत और नेपाल के बीच में अक्सर देखा गया है कि सामरिक दृष्टिकोण से भी जो भारत का जनरल जो COS होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, वो नेपाल का भी जनरल होता है मानद, और नेपाल का जो जनरल होता है वो इंडिया का भी जनरल होता है। ये दुनिया के किसी देश में नहीं होता है। देख लीजिए, आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए आप। हमारा जनरल साहब जो है वहाँ जाकर के वहाँ का जनरल बनता है, वहाँ का जनरल साहब यहाँ के जनरल साहब बनता है। क्या इससे बढ़िया हो क्या सकता है, मुझे बताइए ना। सर, इसमें एक चीज़ ये भी एक मेरे दिमाग में भी आपसे सवाल पूछते समय दिमाग में प्रश्न को था कि भारत एक बहुत बड़ा सनातनी से एक बहुसंख्यक है सनातनी इसमें, और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं दुनिया में एक बहुत बड़ी ऐसी लॉबी है, और नेपाल में भी अभी सरकार कम्युनिस्ट वाली है। तो जो सनातन से आपने पूरी कहानी को रिलेट किया है, ये एक ऐसा विंग है जो चाहता है कि कहीं पे भी सनातन बहुल क्षेत्र न रहे। हालांकि मैं कंट्रोवर्शियल कह रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो सच है उसको कहने का साहस लाना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, मैं हिंदू हूँ, गर्व करता हूँ, कहना भी आज एक सांप्रदायिक शब्द माना जाता है। तो नेपाल में भी वही सोच लाने की कोशिश है, क्योंकि भारत में तो होता है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं कि भारत में सनातनियों के खिलाफ एक लॉबी सक्रिय है, लेकिन नेपाल में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि ये कहीं ये कवायद पूरा नेपाल में भी जो सनातनी डोमिनेट करते हैं उनके मन में भी ये डालने के लिए कि भैया आप कम्युनल हो? अब ये देखिए, तो बड़ा विकट सवाल किया आपने मेरे साथ, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि किस प्रकार से हम दो भाई लड़ पड़े। मैं अभी 3-4 दिन पहले एक क्लिप आया था, मैंने व्हाट्सएप में देखा था। वहाँ पर प्रतापगढ़ में वो नेपाल के झंडे जला रहे हैं। अरे भैया, तुझे क्या पड़ा नेपाल के झंडे जलाने का यार? क्या जरूरत पड़ी तुझे को यार? तो क्या चाह रहा है वो? यही तो चाह रहा है कि झंडा वो नेपाल का झंडा जला है तो नेपाल जो हिंदुस्तान का झंडा जला है, ये तो चाह रहा है वो ना। ऐसा हुआ भी है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, भारत में अगर ऐसे तत्व अगर नेपाल का झंडा जला रहे तो नेपाल में भी झंडा जला रहे। देखिए, ये आवेश को रोकना बेहद ज़रूरी है। दो देशों के बीच, भारत सरकार ने तो खुले हाथों से अपने आप को कहा है कि नेपाल के साथ संबंध पहले से अच्छे बनाएंगे। तो ऐसे दो देशों के बीच में रिश्ते अच्छे बनाने के लिए कम से कम ऐसी कोशिशें भारत के लोग भी ना करें और ना नेपाल के लोग करें, ये तो अपील करूंगा। सही बात है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपके मन में कोई खटास है, कोई बात है, देखिए नेगोशिएशन टेबल है, वहाँ बैठिए, बात कीजिए ना। अरे दो भाइयों के बीच में जमीन का झगड़ा तो होता ही है ना, हर घर में होता है, हर परिवार में होता है, हर समाज में होता है। ठीक है, अगर जो बात किया जा सकता है, भाई एक के पास दुकान मिल गया, दूसरे के पास कोठी मिल गया, कोठी वाले के पास की ज़मीन में बोलते हैं जो ज़मीन जुड़ा हुआ तू रख ले, मेरे पास दुकान मिला, दुकान के पास जो ज़मीन पड़ा हुआ मेरे को दे दे। ये नेगोशिएशन होता है। और नहीं, मैं कोठी में जाकर के दुकान बनाऊंगा और दुकान में जाकर मैं कोठी बनाऊंगा, तो बोलेगा ये मुसीबत खट्टा करने वाली बात है। एक भाई के पास दुकान चल रहा है, उसके पास थोड़ा ज़मीन पड़ा हुआ है तो दुकान बना दे वहाँ पर। दूसरे के पास एक कोठी पड़ा हुआ है, वहाँ थोड़ा ज़मीन पड़ा हुआ है, उसको कोठी की शोभा बढ़ा दो उसको, बजाय इसका कि नहीं एक दूसरे को टांग अड़ाना है हमने। ऐसा नहीं करना चाहिए। बैठो नेगोशिएशन टेबल में। हमारे पास बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, हमारे बड़े अच्छे लीडर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे नेताज हैं इस वक्त,
कोई कमी थोड़ी, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूँ। सारे लोग सुलझे हुए हैं, सारे हमारे ब्यूरोक्रेट सुलझे हुए हैं, सारे हमारे डिप्लोमेट सुलझे हुए हैं। तो अब बात करो ना इस पर। हमारे प्रेस बेकार में जो है हल्ला मचा रहे हैं, एक दो जगह मैंने और भी देखा, तो अच्छा नहीं है वो। इसको विरोधाभास नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको कोशिश करना चाहिए कि किस प्रकार से हम नेगोशिएशन टेबल में आकर के बात करके समस्या को समाधान किया जाए। चलिए सर, आपने बात शुरू किया था पुरातन एक सभ्यता भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों पर। हम आ गए धीरे धीरे करके वर्तमान में। अब वर्तमान में हम आपसे चाहेंगे कि एक अलग से एक एपिसोड हम जल्द ही बनाएं जिसमें करंट सिचुएशन के ऊपर ही बात हो। क्योंकि आज का जो हमने एजेंडा रखा था कि रोटी और बेटी का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ वो एक सनातन परंपरा के दौर में ही रहा है। सर, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि दो देशों के बीच जो रिश्ता है कहीं ना कहीं मज़हब के तौर पे भी, तो आपको लगता है कि एक मज़हब का भी दृष्टिकोण रखना चाहिए कि भाई आप बहुत पुराने सनातनी हो, हम भी एक सनातनी हैं। दो सनातनी यदि पड़ोसी है, दो स्वतंत्र अलग अलग अस्तित्व के राष्ट्र है, तो दोनों के बीच अगर सुरमधुर रिश्ते हों तो उसमें बुराई क्या है? क्यों नहीं वहाँ की जो सनातनी लोग हैं, नेपाल सरकार अगर कुछ भी गलत करती है तो उसके विरोध में आवाज़ लगाए कि यार भारत हमारा सनातनी मित्र है, सनातन धर्म होने के नाते। क्योंकि ये इतिहास में सर्वविदित है कि दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल कुछ सालों पहले तक हुआ करता था। इसीलिए देखिए, सनातनी शब्द का मतलब यहाँ पे केवल इसलिए है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था और कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की उसकी उपाधि खोने के बाद से ही भारत और नेपाल के बीच संबंध बेहद कटु हुए। तो सर, क्या पुरातन जो उसका हवाला दे के किस तरह से हवाला देना चाहेंगे आप? देखो, मैं तो बेसिकली बॉर्न हिंदू हूँ, हम सनातनी हैं। हम धर्म की बात, हम किसी धर्म के विरोध में बात नहीं कर रहे, लेकिन अपने धर्म का रक्षा करना तो मेरी जिम्मेवारी है। अपने धर्म की रक्षा करना तो मेरी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेवारी है। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने धर्म को लेकिन जब हमारे पास हिंदू राष्ट्र था तो उस हिंदू राष्ट्र को न होना, उससे वंचित करना हमारे लिए स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, वो दूसरा राष्ट्र है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो केवल बोल ही सकते हैं, बस यही बोल सकते हैं, यही बोल सकता हूँ मैं। सर, बहुत अच्छा आपने बात किया और अपना कीमती वक्त दिया है। सर से हम लगातार, सर को जो नॉलेज है, इतने अलग अलग ऑलराउंडर है, हर क्षेत्र में अच्छा नॉलेज रखते हैं। हम चाहेंगे कि हर वीकेंड उनका एक कार्यक्रम कम से कम वो वीर गोरखा वेब टीवी के लिए दे, ताकि गोरखा समसामयिक मुद्दों पे लगातार वो एक विश्लेषण करे, एक पॉलिटिकल कमेंट्री, एक सोशल कमेंट्री और एक करंट सिचुएशन में करंट अफेयर्स के ऊपर एक कमेंट्री करे। थैंक यू वेरी मच, इट विल बी माई प्लेजर। जब कभी आप बोलेंगे तो मेरे को थोड़ा एक दो दिन का टाइम दे दीजिएगा ताकि मैं तैयारी कर सकूं। चलिए, आज के इंटरव्यू से कम एक फ़ायदा तो वीर गोरखा वेब टीवी को हुआ कि उनके लिए एक कमेंट्री, एक देखिए, एक सब्जेक्ट, एक मुद्दे के ऊपर अगर कोई एक कैपेबल आदमी बोले तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। हमने फेसबुक के ज़माने में देखा है कि हर व्यक्ति अपने अपने विचार रख रहा है, बहुत अच्छा है विचार रखना, लेकिन जब तक एक कैपेबल व्यक्ति विचार ना रखे तब तक हम कैसे समझेंगे कि मूल मुद्दा क्या है। भारत नेपाल संबंधों में सर ने वीर गोरखा वेब टीवी से बात की, इसका शुक्रिया करेंगे और अंत में एक उनसे गुजारिश करेंगे कि भारत की जनता के लिए सबसे पहले एक दो मिनट कह दीजिए कि दो देशों के बीच मैत्री संबंध के क्या फ़ायदे हैं, और नेपाल की जनता के लिए भी कह दे। अगर नेपाल की जनता के लिए अगर नेपाली भाषा में भी बोलना चाहे तो सर के लिए वेलकम है। सबसे पहले तो हमारा 1950 का जो ट्रीटी है, उस ट्रीटी को ध्यान से पढ़ो। क्या है उसका हेडिंग? उसमें लिखा है पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। कितना सुंदर शब्द है! ऐसा शब्द किसी दुनिया के किसी भी ट्रीटी में पढ़ लीजिए। नो वॉर पैक्ट, नो वॉर ट्रीटी, तुम्हारे पर आक्रमण तो मैं हेल्प करूँगा, इस प्रकार के ट्रीटी साइन होते हैं। यही एक ऐसा ट्रीटी है जिसमें लिखा गया है पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। उसको अब उसमें किसी किस्म का भी तब्दीली चाहते हैं, किसी किस्म का परिवर्तन चाहते हैं, किसी किस्म का भी जोड़ना चाहती है, घटाना चाहते हैं, उसके लिए बात किया जा सकता है। क्योंकि समय के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो उसको तो देखा जा सकता है। और जहाँ तक सवाल है, मैं भारतवासियों से हाथ जोड़कर अनुरोध करूँगा कि ये जो इस प्रकार का सिचुएशन पैदा हो रखा है, ऐसा न होने दें। संयम से काम लें, संयम से बात करेंगे और संयम के साथ में ही इसका निवारण निकालें। त्यही कुरा म
नेपालको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भन्न चाहन्ला, गर्नुहोस् कुरा, म भन्दैन नगरौँ भनेर आफ्नो हजुर तपाईँले कुरा छ नि त, नेगोसिएसन टेबलमा आउनुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, यहाँको लिडरसँग कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको सोसल अर्गनाइजेसनले कुरा गर्न सक्छ, हजुरको एनजिओले गर्न सक्छ, पब्लिक टु पब्लिक रिलेसन हुनसक्छ, पोलिटिकल लिडर टु पोलिटिकल लिडर हुनसक्छ, ब्युरोक्रेट टु ब्युरोक्रेट हुनसक्छ, डिप्लोमेट टु डिप्लोमेट हुनसक्छ, लेकिन शान्तिको साथमा बिना किसीलाई गाली गलोज गरेर बिना किसीलाई के भनेर यस कामको निवारण गर्नुहोस्। यही म नेपालको दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्न चाहला, बिगाड्नु रिस्ता, नबिगाड्नुहोस् रिलेसन। एक फेला रिलेसन बिग्रियो भने त्यसलाई सम्हाल्नु मुस्किल हुन्छ, किनभने कबीरदासले भनेको हो कि धागालाई कहिले नतोड्नु, त्यो धागा त्रुटिगयो भने जोड्नु पऱ्यो त गाँठो पर्छ उसमा, त गाँठो नबनाउनुहोस्, तपाईँले गाँठ त बनाउनुहोस्, बन्नुहोस्, राम्रो बन्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, त्यति भन्न चाहन्छु म। र मेरो कुरालाई हजुरले गाह्रो नमान्नुहोस्, डोंट फील बैड अबाउट इट। अगर जो मेरे मुँह से ऐसे कोई शब्द निकल गए जो किसी के शान के खिलाफ हो तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी यही मैं कह सकता हूँ, सब लोगों को धन्यवाद कर सकता हूँ, भारत माता की जय बोल सकता हूँ, और नेपाल का भी मैं जय मित्र देश है, दोनों का जय हो, दोनों का जय जयकार हो, दोनों ऊंचाई में पहुँचे, दोनों प्रगति में पहुँचे, यही मैं मनोकामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और सर से हमने बात की भारत नेपाल के पुरातन जो संस्कृतियों के जो आपसी मेल की कहानी रोटी और बेटी के रिश्ते को मजबूत बनाती है। सर से हम समय ले चुके हैं और कुछ ही दिन में जल्द ही भारत और नेपाल के बीच राजनीतिक और सामरिक मुद्दों में क्या बात हो सकती है, क्योंकि ये प्रोग्राम देखने वाले कई लोग बोलेंगे कि आपने एक बहुत बड़ा टॉपिक छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि अगली बार सर के साथ हम जब बात करेंगे तो इस विषय के ऊपर ही केंद्रित रह के बात करेंगे कि पॉलिटिकल और सामरिक जो इसका सोल्यूशन है क्या हो सकता है भारत नेपाल के मित्रवत संबंध जारी रखने के लिए। वीर गोरखा वेब टीवी देखने वाले तमाम दुनिया भर के लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जैसे अच्छा शेयर करें इस खबर को, ये आपके लिए खबर है, आपके वर्तमान की खबर, भविष्य को संवारने वाली खबर है। साथ ही साथ जो इस प्रोग्राम में पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी के बटन है उसको दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। मैं दीपक राय देहरादून से वीर गोरखा वेब टीवी की ये खास खबर कर्नल भूपेंद्र सिंह छेत्री जी के निवास स्थान से।